What what is the chemical bond? पढ़ रखा है बच्चा आप लोगों ने चैप्टर? यस मैम। यस मैम। जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा? तो केमिकल बॉन्डिंग में फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? The chemical bond is basically the force of attraction. This is the force of attraction between two or the more species which bind them together in a bond, which bind them together. तो बॉन्ड क्या है? दिस इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? और ये क्या करता है बॉन्ड बेटा? दो या दो से ज्यादा स्पीशीज का यहाँ पे मीनिंग है कि बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम्स, ठीक है? दो या दो से ज्यादा एटम्स को जोड़ के रखता है। इना जुड़ने पे क्या बनता है? इन अ कंपाउंड, है ना? एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड और द मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो दिस इज बेसिकली अ केमिकल बॉन्ड। सबको समझ में आ रहा है ना बॉन्ड क्या होता है? ये इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है? जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को क्या करके रखती है? बाइंड करके रखती है। और बाइंड किस में करके रखती है? वो कुछ कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं। आपने देखा होगा, यू माइट हैव लर्न, आप कुछ फॉर्मूलाज लर्न करते हो कंपाउंड के, एलिमेंट्स के, है ना? तो उनमें जो एटम्स ज्वाइंट हैं दैट आर विद द हेल्प ऑफ द केमिकल बॉन्ड ओनली। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस, है ना? बॉन्ड क्यों बनता है? हम भी तो सोशल एनिमल्स है ना, हम भी क्या करते हैं? कितने सारे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? आप पढ़ाई करते हो तो स्कूल में जाते हो, टीचर्स के साथ बॉन्ड बनाते हो। मार्केट में जाते हैं तो हम कुछ परचेज करना है तो वहां पे बॉन्डिंग है। तो द थिंग इज कि बॉन्ड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, बेसिकली आई एम कॉलिंग इट एज अ, ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन आप बहुत जगह देखते हो। अब देखो ये बॉन्डिंग होती क्यों है? व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस? व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड टेक प्लेस? तो बेटा बेसिकली देयर आर द टू रीजंस जिसके कारण बॉन्डिंग होती है। पहला रीजन है, देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में ना एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नोबल गैसेस हैं, और वो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे पड़ोसी हैं जिनके पास कंप्लीट ऑक्टेट है, जिनके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो फुली फिल्ड कर देते हैं, शेल्स उनके फुली फिल्ड हैं वहां पे। तो पहला तो है, अब आप अपनी लाइफ में भी देख लो, इफ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग और आपके नेबर में किसी के पास कुछ है तो आपकी क्या टेंडेंसी होगी? मुझे भी वही चाहिए। तो देखा क्या गया कि हर एक स्पीशीज सबसे पहले तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहती है। तो दिस इज अ फर्स्ट रीजन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो या तो भी कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करती है, कुछ एक्सेस में है, या उसको लॉस करती है या शेयर करती है। वॉट एवर विल बी द मोड टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला तो हो गया द टेंडेंसी टू फॉर्म, द टेंडेंसी टू एक्वायर लिख देते हैं, टेंडेंसी टू एक्वायर the noble gas configuration. This is the first reason why the chemical bonding is taking place. That means they want to acquire the noble gas configuration. And the second thing is, जब भी बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है। ये दो बातें आप हमेशा याद रखो, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब जब एनर्जी रिलीज हो गई किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो इसका मतलब है कि जो आपका रिजल्टेंट बना, कंपाउंड बना या मॉलिक्यूल बना या जहां भी कॉम्बिनेशन हुआ, वो लो एनर्जी का हो गया। तो देखा क्या गया बेसिकली कि लो एनर्जी की स्टेट स्टेबल स्टेट है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो भी आप देखोगे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली सारे चेंजेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? जिस डायरेक्शन में एनर्जी
कम हो रही है, बिकॉज लोएस्ट एनर्जी इज अ स्टेट ऑफ द स्टेबिलिटी। तो सेकेंड जो फैक्टर हो गया दैट इज टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ द लो एनर्जी। तो दीज आर द टू रीजंस जो इनिशियली बताए गए थे कि व्हाई द केमिकल बॉन्डिंग इज टेकिंग प्लेस। ये दोनों क्लियर हैं सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. दैट मीन्स फर्स्ट थिंग इज कि उन्हें कैसे बनना है, अपने पड़ोसियों की तरह बनना है जिनके पास फुली फिल्ड सबशेल्स हैं, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करनी है। सेकंड, उनको लो एनर्जी के होना है या लो, इसके लिए आप अल्टरनेट एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो, टेंडेंसी टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। टेंडेंसी टू एक्वायर द स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। Okay, तो दिस इज अ वन एंड द सेम थिंग बिकॉज लो एनर्जी इज अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी। तो इस डायरेक्शन में काम होना शुरू हो गया कि ऐसा देखते हैं कि क्या कंपाउंड के फॉर्मेशन पे लो एनर्जी होता है, या जितने भी आपके मॉलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दिया गया था आपके पास केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड रूल, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल। सुना है नाम इसका बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्ट किसके लिए लिखते हो ऑर्गेनिक में? ऑक्ट कहाँ पे लिखते हैं हम? कितने नंबर के लिए ऑक्ट लिखते हैं? मैम 8। शाबाश शाबाश बच्चा। ऑक्ट हम 8 के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा गया कि अभी तो हम देखो ये रिसर्च लेवल पे है, अभी हमने कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाया नहीं है, वी आर जस्ट ऑन द रिसर्च लेवल की बॉन्ड बन क्यों रहा है। ठीक है, अभी तो हमें बहुत एक्सट्रीम तक जाना है, इसको बहुत लिमिटेशन सब कुछ डिस्कस करना है। तो ऑक्ट का मतलब है 8। तो बच्चा देखा क्या गया कि जब भी केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, तो केमिकल बॉन्डिंग में एक तो होता है सेंट्रल एटम और एक होते हैं उसके सराउंडिंग एटम्स। जैसे आप कोई मूवी देखते हो तो एक उसमें होता है मेन कैरेक्टर और बाकी होते हैं सपोर्टिंग एक्टर। तो जो सेंटर में हीरो है अपनी केमिकल बॉन्ड का, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। उसके जो साइड कैरेक्टर्स हैं उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग एटम्स। सबको पता है सेंट्रल एटम है ना सराउंडिंग एटम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है बच्चा? नो मैम। वेरी गुड। तो अब क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है, देखा ये गया कि जब सेंट्रल एटम कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है ना, तो सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में देयर आर द टोटल ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे एक रूल बना दिया गया लुईस एंड लैंगम्यूर ने कि एक टेंडेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, Yes, ma'am. to have a tendency of 8 electron in the valence shell. So this octet rule states the tendency of central atom in the molecule or the compound to have total of 8 electrons is called as octet rule। मतलब जो अपने पास सेंट्रल एटम है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, उसकी जो टेंडेंसी है बेटा कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में आए, उसे बोला गया ऑक्टेट रूल। अब हम कुछ चेक करके देख लेते हैं कंपाउंड्स। लेट मी चेक द फर्स्ट ऑफ ऑल मिथेन। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ मिथेन। मिथेन को जब बनाया गया, अभी मैं इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कुछ नहीं बना रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इसका ऑक्टेट चेक कर रही हूँ। तो बच्चा जी ये है मिथेन। अब इस मिथेन के सेंट्रल एटम है, इसमें कार्बन है ना, तो कार्बन हो गया बच्चा इसमें सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन हो गया इसमें सराउंडिंग एटम। दिस इज द सराउंडिंग एटम। तो बच्चा लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो दैट मीन्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 electrons. Or 8 electrons are there in the central around the central atom in the methane molecule। यानी कि मिथेन का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, तो लोएस्ट एनर्जी वाला 8 कैसे हुए? बच्चा ये देखो 1, जब आपको सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो एक बॉन्ड में है।
जब मैं बोलूं कि आपको ओनली कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं तो वो 4 है। देखो अब ये 2, ये 2 यहां से हो गए 4, ये 2 यहां से हो गए बेटा 6, ये 2 यहां से हो गए 8। तो यानी कि Yes. जब ये बॉन्ड बना तो कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितने मैंने इस सर्कल में लिए हैं ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको पूछा जाए कि इसमें कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 4 थे। 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक एक हाइड्रोजन से लिए, मतलब 4 हाइड्रोजन्स गेव द 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है इसको हम कैसे बोलेंगे कि मीथेन ऑक्टेट रूल ओबे करता है। वी कॉल इट एज मीथेन ओबेज द ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्योंकि उसमें जब मीथेन का फॉर्मेशन हुआ तो कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं NH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल NH3? नाइट्रेट, नाइट्रेट नहीं है बेटा जी, दिस इट्स नेम इज अमोनिया। अमोनिया, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। इट्स नेम इज अमोनिया। अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? नाइट्रोजन के सराउंडिंग में है 3 हाइड्रोजन और बाकी इसके पास है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे हम बोलते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी नाइट्रोजन के ऊपर है। बाकी के 2-2 इलेक्ट्रॉन ना 2-2 में बटे हुए हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। हियर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली द ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो बेटा अब इसको काउंट करेंगे, 2 यहां से हो गए, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 4 6 और 2 यहां से, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन यू हैव टू काउंट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अमोनिया के बाद आ गया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में देख लेते हैं। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में 2 तो हैं OH के बॉन्ड, बाकी 2 बेटा इसमें लॉन पेयर हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो गया, अगेन 2 here 2 here 4 2 here 6 एंड 2 here 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ हमने कंपाउंड मैम देखे। लोन पेयर क्या? हाँ जी बेटा, लॉन पेयर है। लॉन पेयर का मतलब होता है जो शेयर नहीं हो। अभी मैं बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तो आपको लॉन पेयर भी आओ। तो अभी आपको इलेक्ट्रॉन काउंट समझ में आ रहा है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अमोनिया Yes, ma'am. जा रहा है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, थैंक यू। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल बना दूं BF3। अब BF3 में क्या हुआ होगा, दिस इज अ B, दिस इज F, दिस। अब बेटा जब BF3 का फॉर्मेशन हुआ तो BF3 क्या है, BF3 का नाम है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब इसके केस में देखा जाए तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 electrons here, 2 electrons here and 2 electrons here. तो there are the total of 6 electrons. इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अराउंड द सेंट्रल एटम। सराउंडिंग सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन। और बोरॉन के केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी इसने बॉन्ड बनाए हैं एक एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बोलेंगे कि दिस कंपाउंड डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। अच्छा, तो ये मैम इसमें वो लोन पेयर नहीं होंगे मैम? यस बेटा, मैम इसमें लोन पेयर नहीं होंगे? नहीं बेटा जी, लोन पेयर नहीं होंगे। बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, इसमें लोन पेयर नहीं है। यस मैम। तो अब हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं IF7। इसमें भी अगर 7 स्पीशीज इसके अराउंड लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी क्या हो गया, इट अगेन डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। यस, डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल। इसमें हमने क्या चेक किया कि बोरॉन के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो लेस देन 8 थे। इसमें हमने चेक किया कि जो इसके अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो क्या थे, ग्रेटर देन 8। तो जिस केस में आपके सेंट्रल मेटल के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लेस देन 8 है, ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है हाइपोवैलेंट स्पीशीज। एंड जिस केस में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरवैलेंट स्पीशीज. As a hypervalent species. Everybody please be on mute. ओके तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हुआ. तो फिर कैसे पता लगाया जाए कि आपकी स्पीशीज 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगी सराउंडिंग सेंट्रल मेटल के सराउंड में या उससे ज्यादा होंगे? तो कैसे थियरी, ये कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए हमने ना एक थियरी पढ़नी है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी. दिस इज कॉल्ड एज सिडविक्स थियरी ऑफ. ये जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, ये आपको पूरी इनऑर्गेनिक में काम आएगी. सिडविक्स थियरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी. मैक्सिमम कोवेलेंसी. सिडविक्स थियरी ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी एक्सप्लेन करेगी हाइपरवैलेंट स्पीशीज को. दैट वुड एक्सप्लेन द हाइपरवैलेंट स्पीशीज. ठीक है, हाइपरवैलेंट स्पीशीज मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ग्रेटर देन 8. जैसे कि मैंने IF7 पिछले पेज पे बनाया था, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा थे. ठीक है, तो कैसे पता लगाया जाएगा कि कब आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो सकते हैं, हाइपरवैलेंट स्पीशीज बनेंगी? उसके लिए इस थ्योरी ने कहा सबसे पहले द सेंट्रल एटम must has the availability of vacant d orbital. must have कर देते हैं, must have the availability of the vacant d orbital. मतलब वो स्पीशीज अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकती हैं, हाइपरवेलेंट बन सकती हैं, जहां पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा. वैकेंट का मतलब क्या है, खाली, मतलब एम्प्टी डी ऑर्बिटल होगा. पहली बात. सेकेंड थिंग, लोअर एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल्स. दूसरा, उनके ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए. और वो एनर्जी गैप जैसे पी और डी का गैप, एस और पी का गैप, ये वाला एनर्जी गैप, मतलब उसके एस और पी सबशेल के बीच में, पी और डी सबशेल के बीच में गैप लेस होना चाहिए. ठीक है, अब इसको समझते हैं, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है ये कैसे एप्लीकेबल है. जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड की, PF5 की. PF5 में कैसे समझेंगे, देखो. PF5 में फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15. तो बेटा अगर फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 and 3p3. तो अगर इसमें थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में तो 3d भी होता है, तो यहाँ पे 3d0 भी है. तो पहली कंडीशन तो यहाँ पे ओबे हो रही है कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है. तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो इसका मतलब है कि ये अपने ऑक्टेट, इस ऑक्टेट रूल को एक्सीड कर सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी, लो एनर्जी गैप. लो एनर्जी गैप को कैसे जस्टिफाई करोगे, देखो. फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 फ्लोरीन अगर हम इसके साथ लगाएंगे ताकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पहले तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फॉस्फोरस से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को बेटा अपनी तरफ खींचेगा तो फ्लोरीन के पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. बिल्कुल. फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो जब फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फॉस्फोरस का Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया. Z इफेक्टिव जिन बच्चों को पता है तो इट्स ओके, जिनको नहीं पता इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बेटा दिस इज कॉल्ड एज अ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया. और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाए तो साइज हो जाता है डिक्रीज. अब देखो, ये इसका था 3s ऑर्बिटल, ये इसका था 3p ऑर्बिटल, और ये लास्ट में इसके पास क्या है, 3d ऑर्बिटल. तो जब इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, तो साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, साइज डिक्रीज होने का मतलब है s, p और d एक दूसरे को क्लोजली अप्रोच करेंगे, ये गैप कम हो जाएगा. ठीक है,
एस पी और डी में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आराम से डी में जा सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, डी खाली है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे बेटा जी, वो रिपल्शन क्रिएट करेंगे। रिपल्शन से एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, एक स्टेटमेंट और याद रखो, पहली स्टेटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने आपको बताई थी कि जब भी लो एनर्जी की स्टेट होगी तो वो स्टेबल स्टेट होगी। हर कोई केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब सिस्टम स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरी बात, जब भी अट्रैक्शन होती है देन दैट रिजल्ट्स इन द लोअरिंग इन द एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड, और स्टेबल हो जाता है। जब भी रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच तो वो एनर्जी हाई हो जाएगी और सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पे रिपल्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो अगर रिपल्शन है तो रिपल्शन से क्या होगा बेटा, रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस सिस्टम की डिस्टेबिलिटी को हटाने के लिए जब इनमें एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रहेगा ही नहीं। ये जो आपका है ना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये जंप करके चले जाएगा 3D में। तो अब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। तो अब ये 5 बॉन्ड बना सकता है। 5 बॉन्ड बना सकता है मतलब 5 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है। 5 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये कैसी स्पीशीज बन जाएगा, हाइपर वैलेंट स्पीशीज बन जाएगा। तो ये थ्योरी दी थी सिडविक थ्योरी ने। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने सीखा कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। केमिकल बॉन्ड बनने के 2 रीजन हमने सीखे। पहला कि बॉन्ड बनाने से एनर्जी रिलीज हो जाती है और एनर्जी रिलीज से सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरा, जो सेंट्रल एटम है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है, तो उसके बेस पे हमें एक रूल मिला दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पर हमने कुछ स्पीशीज ऐसी चेक करी जहां सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे। उन स्पीशीज को हमने नाम दिया बेटा जी हाइपोवैलेंट स्पीशीज। और जहां पे सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे है हाइपरवैलेंट स्पीशीज। फिर लगा ऑब्जेक्शन, किस थ्योरी पे ऑब्जेक्शन लगा, ऑक्टेट थ्योरी पे। मतलब ऑक्टेट थ्योरी हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब हाइपरवैलेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हमने पढ़ी वो थी सिडविक्स थ्योरी। सिडविक ने कहा कि अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड कौन सी स्पीशीज बनाती हैं। सबसे पहले तो वो स्पीशीज होनी चाहिए 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड की। क्यों, क्योंकि 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड में आप देखते हो कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना चाहिए पहले उनके पास। सेकेंड थिंग, उनके पास क्या होनी चाहिए, लो एनर्जी गैप होना चाहिए, ताकि उनकी जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके हाई एनर्जी के ऑर्बिटल में जा सके। ठीक है, अब क्या हमने देखा कि फास्फोरस के साथ लगा था फ्लोरीन। फ्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए तो क्या हो गया बेटा, फास्फोरस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो जब फास्फोरस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो फास्फोरस का साइज कम हो जाएगा। अब साइज कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो एनर्जी गैप है, एस और पी का गैप और पी और डी का गैप, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो जब ये गैप डिक्रीज हो जाएगा तो इन दैट केस व्हाट वुड हैपन, इन दैट केस आपका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिपल्शन फेस कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फेस कर रहा था, डिस्टेबलाइज हो जा रहा था, वो अब हाई एनर्जी पे चला जाएगा। तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया हाइपरवैलेंट स्पीशीज। इज दैट क्लियर बेटा? यस मैम। अब हम टाइप्स ऑफ द बॉन्ड कैसे होते हैं, क्या क्या कैसे तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं या शेयरिंग करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, द फर्स्ट टाइप ऑफ अ बॉन्ड वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? द कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें क्या होता है, yes, that is by the mutual sharing of the electrons. Covalent bond is formed by mutual sharing of the electrons. Mutual sharing of the electrons. Okay, covalent bond कैसे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। अब शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी हम पहले इसकी भी फर्दर टाइप्स देख लेते हैं। पहला बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखो किसको बोलते हैं। एक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। अब देखो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे ये एक हाइड्रोजन एटम है बेटा, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेंगे। तो शेयरिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल जो दोनों इलेक्ट्रॉन को कवर करे। यहां पे भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल लगाओ, उस सिंबल के सराउंड में आप उतने डॉट्स डाल दो जितने उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब बिकॉज हाइड्रोजन तो एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, और वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक डॉट लगाया। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। और एक बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से, यानी कि अब सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इन शॉर्ट, हम इसे ऐसे बोल के चलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नो, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कौन सी नोबल गैस की कंफिग्रेशन आ रही है, which configuration, which noble gas is having the 2 electrons, हीलियम। ठीक है, ये किस तरह के, कौन से स्टेबल पड़ोसी की तरह बन गए हैं, हीलियम की तरह बन गए हैं। हीलियम इज अ फर्स्ट नोबल गैस, और इसको बोलते हैं हम ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यूप्लेट कंप्लीशन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ड्यूप्लेट कंप्लीशन। नेक्स्ट इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का यहां पे मैं लिख देती हूँ बेटा फॉर योर रेफरेंस। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं 2 कंबाइनिंग स्पीशीज। यहां पे क्या है, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ईच, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ईच, यानी कि दोनों कंबाइन करने वाली स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी। जैसे हम लिखेंगे ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 2 6, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो इसकी। या जिनको 1s2s वाली आती है तो दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p4। तो बेटा इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे लिखेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स को वी कैन फॉर्म द 6 डॉट्स, और यहाँ पे भी हम बता देंगे 6 डॉट्स। उसके बाद क्या हुआ, देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 हैं टोटल चाहिए, 2 और इसने ले लिए, इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसके पास भी 6 अपने इलेक्ट्रॉन है, और ये इसने यहां से ले लिया। अब देखो मैं इस स्ट्रक्चर को कैसे बना रही हूँ, ध्यान से देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है सेंटर में, ये तो आपस में शेयर हो जाएंगे ऐसे। बाकी कितने डॉट बच गए, हर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 2 2 2। अब ये शेयर नहीं हुए, इन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको मैंने डॉट की फॉर्म में लिखा है, इनको बोलते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को लिखा जाता है लोन पेयर। अब दोनों कंबाइन करने वाली स्पीशीज ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक बॉन्ड फिर दूसरा, तो दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर बेटा, ओके। तो थर्ड टाइप ऑफ द बॉन्ड इज इन द कोवेलेंट बॉन्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, नाउ व्हाट इज दिस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं, बेटा you people have to concentrate on the class। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे आएगा, अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच, अगर शेयरिंग कैसे होता है 3 इलेक्ट्रॉन ईच। अब देखो जैसे नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल,
नाइट्रोजन कैसे फॉर्म होता है, ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। अब ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देख लो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे, 2 और 5। अब 2 और 5 अगर आपको दूसरे तरीके से भी आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, 1s2s वाला पैटर्न, तो आप ऐसे लिखोगे 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो दीज आर द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। तो 1 2 3 इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड का। इसको ऐसे लिखेंगे एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एंड ऑन ईच नाइट्रोजन एटम देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईच, विच इज अगेन कॉल्ड एज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया, इसके बीच में हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो दिस इज बेसिकली द कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होने वाली स्पीशीज शेयर करती हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शेयरिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दोनों कंबाइन करने वाली स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज ऑक्सीजन। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एंड और जब शेयरिंग हो जाते हैं तो ये दोनों के पास है। किसी केस में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं भी हुआ था, जैसे मैंने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का आपको एग्जांपल दिया। यहाँ पे ऑक्टेट कैसे देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे देखो, ऐसे ऑक्टेट देखते हैं इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें। तो दिस इज कॉल्ड एज अ covalent bond. Now second type of the bond is called as a ionic bond. Ionic bond. तो बेटा जी ionic bond क्या होता है, what is the ionic bond? The bond which is formed by transference of electrons. ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मतलब जहां पे होती है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है या आयंस क्या होते हैं, इसको भी पहले सीखना है हमें। पहले तो आयोनिक बॉन्ड में आयन क्या होता है इसको भी सीख लो। आयन क्या है बेटा, दिस इज अ इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज। This is the electrically charged species. कैसे फॉर्म होती है, गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द आयंस। अब देखिए जरा इनका फॉर्मेशन कैसे होता है आयंस का। जैसे मेरे पास बेटा सोडियम है, अब सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर ही देख लो। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है 281, तो इससे भी आप चेक कर लोगे कि इसके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s के पैटर्न में लिखनी आती है तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो यहाँ भी इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हटा दूं, इसको लूज कर दें हम, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके पीछे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो 6 और 2 8 है ना। तो सोडियम की क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो पहले तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, सोडियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम सोडियम के ऊपर 1 डॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है तो ये जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो दिस विल फॉर्म द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इसको हम बोलते हैं कैटायन, दैट इज द सोडियम कैटायन। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 8 एंड 7। ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 2 8 एंड 7। एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17 बेटा। ठीक है,
तो अगर इसके वैलेंस शेल में 287 यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो इसके सराउंडिंग में हम डालेंगे 7 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। तो अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अराउंड में कितने डॉट आ जाएंगे, 8 डॉट आ जाएंगे, और ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज एनायन। ठीक है, इसका नाम है क्लोराइड, इट इज कॉल्ड एज क्लोराइड। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे लिख दो। क्लोरीन के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन को देगा, तो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप ऐसे शो करोगे कि इट हैज ट्रांसफर्ड इट 1 इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। तो देखो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के बीच में आ जाएगा ऐसे। तो इसमें कुछ शेयरिंग नहीं हुआ है, इसमें हुआ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड हाउ वी आर गिविंग दिस ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक को प्लस और एक को माइनस लिख देंगे हम। तो दैट मीन्स these are now converted into the ions। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, फोर्स उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द सोडियम एंड द क्लोराइड टुगेदर। इससे सोडियम और क्लोराइड क्या रहते हैं आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ये होगी, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ बॉन्ड। लेट्स चेक आउट द मोर एग्जांपल्स फॉर द आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल इज MgCl2। नाउ रिगार्डिंग द MgCl2, एक है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो द वन वे ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ 282। दूसरा वे है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, यहां तक 10 हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अगर इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो व्हाट वी कैन राइट इट लाइक, वी कैन राइट इट लाइक द मैग्नीशियम विद द 2 डॉट। ठीक है, हम कैसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम को 2 डॉट, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, when we'll take a poll question then we'll take your doubt, okay, no issue। तो this is a magnesium, it is having a 2 valence electron बेटा। अब मैग्नीशियम के ऑक्टेट लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या होगा बच्चा, ये वाला मैग्नीशियम पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। ये मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इस क्लोरीन को दे देगा। तो जो आपके क्लोरीन थे उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट टेकन द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, बोथ द क्लोरीन्स हैव टेकन द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम। तो ये क्लोरीन भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोरीन भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, और बाकी आपके पास मैग्नीशियम आया। बच्चा जी मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो व्हेन द मैग्नीशियम हैज लॉस्ट द 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास मैग्नीशियम फॉर्म हो जाएगा Mg2+। तो दिस इज MgCl2। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड कैन टेक प्लेस। ओके, तो ये सेकेंड आयनिक कंपाउंड था। थर्ड है बेटा AlCl3। AlCl3 का क्या नाम है, यू कैन कॉल इट एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में सेंट्रल एटम क्या है आपका, Al है। अब Al की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 13 है। तो एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, 2 8 और 3। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कितनी डॉट्स लगाओगे, 3 डॉट्स लगाओगे।
बाकी है क्लोरीन, क्लोरीन का बिल्कुल वैसे ही है, इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 7 7 डॉट्स लगाएंगे। तो अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। अब क्लोरीन क्या करेगा बेटा? क्लोरीन करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन गेन एल्यूमिनियम से, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्यूमिनियम एक क्लोरीन को, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये, तो दैट मीन्स बेसिकली वी आर गेटिंग द Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तीनों क्लोरीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि तीनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कंपाउंड का AlCl3। इज दैट क्लियर अप टू दिस? Yes, you want to ask anything, you can. Okay. Yes, Tanish, you want to ask anything? Yes, you can go ahead. Beta, I have unmuted you, and if still you can't unmute yourself, you can type your question. I will read it out and give the answer to your question. Meanwhile, I am moving ahead. आप type कर सकते हो अगर आप नहीं unmute कर पा रहे हो. Otherwise, I have unmuted. एक्सक्यूज मी मैम। Yeah, sure. बोलिए। मैम हमें ये कैसे पता लगेगा जो आपने क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन की बॉन्डिंग की है वो हाँ जी। अपवर्ड में होगी या फिर डाउनवर्ड में? अच्छा, बेटा मैं अगली स्लाइड पे इसका आंसर दे दूं, आपको यहाँ से कुछ पूछना है? अगली स्लाइड ले लूं? यस मैम। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। रुकिए, अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैडम हाउ वी आर गेटिंग कि किस साइड पे क्लोरीन लगाना है। तो बेटा मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट लिख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का। जेई में तो खैर ये नहीं पूछा गया था। जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड होते हैं नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, जिनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन आप अगली क्लास में सीखोगे हमसे कि क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन। ना ही उनकी फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। कोई उसमें डायरेक्शन नहीं है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं है। तो बच्चा जी जो आपका एल्यूमिनियम है ना, जिसमें 3+ चार्ज है, एल्यूमिनियम 3+ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 3 क्लोराइड का होगा, और ये एक सफेरिकल रीअरेंजमेंट है। इसमें कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको एल्यूमिनियम को राइट में लगाना है या लेफ्ट में लगाना है, आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो। पर ये चीज कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ट्रू नहीं है। जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डायरेक्शनल, मतलब उसमें अगर आपको कोई सराउंडिंग एटम की पोजीशन रखनी है तो वो एक फिक्स्ड ही पोजीशन रखनी है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मैम राइट रखेंगे या लेफ्ट, तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ये 3 एटम इस तरह से आएंगे, और वो किस बेस पे आएंगे, वहां पे वो इस पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे जहां आएंगे वहां पे मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन होनी चाहिए बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, वो इस हिसाब से है। यहाँ पे भी देखो जो क्लोराइड है वो एक दूसरे से उतने डिस्टेंस पे रहेंगे जहां पे उनको फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे से ना फील हो, पर इसकी नेट रिजल्टेंट कोई ज्योमेट्री, कोई हाइब्रिडाइजेशन, कुछ नहीं कोई आपसे पूछेगा। आप कहीं पे भी लगा सकते हो। मैंने लेफ्ट राइट टॉप लगाया, आप लेफ्ट राइट बॉटम लगा सकते हो, कॉर्नर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द एनी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड के केस में डायरेक्शन भी है, कोवेलेंट के कंपाउंड के केस में हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, और कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में फिक्स्ड ज्योमेट्री भी होती है। ठीक है बेटा? यस मैम। तो मैंने यहाँ पे ना ये तीनों पॉइंट लिख भी दिए हैं। मैम प्लीज रिपीट।
Which one, beta? What do you want me to repeat? इसी ionic, yes ma'am, ionic compound से मैम. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप स्लाइड देख पा रहे हो बच्चा? Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैं यहाँ से एक बार Ma'am. आपको ना एक बार आयनिक बॉन्ड बता देती हूँ। किसी बच्चे ने कोवलेंट बॉन्ड का भी रिपीट करने को बोला था, वो भी बता दूंगी। पहले आयनिक दोबारा सुन लो। आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मीन टू से ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कोवलेंट कंपाउंड में क्या था, कोई भी स्पीशीज ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। वहां पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं या आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है लेन देन। एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। एक को हमने इलेक्ट्रॉन उसमें गेन करवा देना, एक को लॉस करवा देना। तो अब जो आपकी स्पीशीज थी ना, वो न्यूट्रल नहीं रहेंगी, वो क्या बन जाएंगी, आयन बन जाएंगी। उस पर चार्ज आ जाएगा। तो आयन किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज है, जिसपे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, उसको हम आयंस बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। और हमने स्टार्टिंग में ही सीखा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और क्लोरीन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इट विल गेन टू फॉर्म द Cl नेगेटिव। तो इस तरह से ये देखो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। सोडियम के ऊपर हम एक डॉट लगा देंगे क्योंकि इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर हम 7 डॉट्स लगा देंगे क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। वी डोंट हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का ये एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे कर देंगे कि इसने गेन कर लिया, तो ये क्लोराइड फॉर्म हो गया और एक ये सोडियम फॉर्म हो गया। ऐसे ही मैंने कुछ और एग्जांपल्स ली थी, जैसे MgCl2 लिया। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। अब क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो ये फॉर्म हो गया MgCl2। एल्यूमिनियम के केस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम के केस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो एल्यूमिनियम 3+ हो जाएगा। 3 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, तो AlCl3 फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उनमें जो फोर्स हो, इसमें कुछ ओवरलैपिंग नहीं होता है। दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली। सब बच्चों को पता है कि प्लस और माइनस है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये जुड़ जाते हैं। बाकी मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हो। मैंने 2 क्लोरीन ऐसे लगाए, आप कैसे भी लगा लो इसको। आयनिक कंपाउंड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी। तो किसी मैम हम को कैसे पता करेंगे कि आयनिक है कोवलेंट है? हाँ, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना, तो आपको आयनिक कोवलेंट कैसे पता लगना है वो भी करेगा, लग जाए। किसी को कोवलेंट बॉन्ड में भी प्रॉब्लम है तो लेट मी टेल यू वंस अगेन। बच्चा, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, तो दोनों के पास अब 2-2 हो गए। और ये शेयर्ड पेयर ना बिल्कुल सेंटर में रहता है। जो कंबाइन करने वाली स्पीशीज है उनके सेंटर में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, तो वो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे के ले लेगा, दूसरे ऑक्सीजन के। सिमिलरली फॉर दिस ऑक्सीजन। तो बाकी जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए उसे बोलते हैं हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता था। ठीक है। अब किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। उसको मैं आपको 3rd कैटेगरी अभी पढ़ा देती हूँ, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिर वही टॉपिक है, फिर उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर अप टू दिस बेटा? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. शाबाश, वेरी हाँ गुड। मैम. अच्छा बच्चा, देखो एक 3rd टाइप का बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। This is called as a coordinate covalent bond. If anybody is asking about the lone pair of electron, now after 10 minutes we'll give you the question also for poll, then I will explain. Coordinate covalent bond.
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। अब ये डेटिव बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? देखो, अगर आपके पास एक स्पीशीज है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी स्पीशीज के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो जिस स्पीशीज के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको हमने अभी लॉन पेयर बोला था पीछे, जैसे मैंने अमोनिया की स्ट्रक्चर लिखवाई, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर लिखवाई, जो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, जैसे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे पड़े हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जो किसी और एटम के साथ शेयर नहीं हुए, जो सिर्फ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी है, उन्हें हम बोलते हैं लॉन पेयर। दैट इज कॉल्ड एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। अब अगर किसी स्पीशीज के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी और के साथ शेयर नहीं हुआ, और बेटा दूसरी स्पीशीज के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल, empty orbital to accept the electron, तो क्या होगा? ये स्पीशीज अपने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगी और यहाँ पे कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरीके से, जिसको एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीशीज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उसे बोलते हैं लुईस बेस, और जो स्पीशीज एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसके पास, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, उसे बोलते हैं लुईस एसिड। तो डोनेट करने वाली स्पीशीज की तरफ एरो की टेल होगी, एक्सेप्ट करने वाली स्पीशीज की तरफ एरो का हेड होगा। ये भी एक टाइप की शेयरिंग ही है, पर ये 2-0 शेयरिंग की एग्जांपल है। This is that type of a business in which whole of the money is being invested by one and the other is giving his or her plans. एक ने सारा पैसा लगाया, दूसरे ने क्या किया, अपना प्लान दिया सिर्फ। तो दिस इज अ 2-0 शेयरिंग, बट दिस इज ऑल्सो अ शेयरिंग। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने अमोनिया लिखा था अभी, अमोनिया के केस में क्या प्रेजेंट है? अमोनिया के केस में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया था जब सबसे पहला टॉपिक चल रहा था कि जो आपका BF3 है, BF3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब इसके सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इफ देयर आर द 6 इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द बोरॉन, तो इसमें ऑक्टेट रूल ओबे नहीं हुआ। तो ये क्या करता है? ये इसको अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो देखो अब स्ट्रक्चर कैसी आएगी। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया BF3 को। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। आई एम यूजिंग अ येलो कलर फॉर द इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। अब ले लेते हैं व्हाइट कलर बोरॉन के काउंट करने के लिए। बोरॉन के केस में 3 तो यहाँ पे है, 3 पेयर हो गए, 3 2 6 और 1 ये। तो बोरॉन के केस में भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने से। ये क्लियर है सभी को? मैं 1-2 एग्जांपल्स और लेती हूँ ताकि आपको और कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि कैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। चलो बेटा, अब जैसे एक स्पीशीज है O3 को बोलते हैं ओजोन। हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन इज टेकिंग प्लेस? देखो ओजोन का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, हमने पहले बताया इसको जब हमने डबल कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं इसके पास स्पेस है ना इलेक्ट्रॉन लेने की। देखो
चलो अब फिर से करते हैं इसको दोबारा, अभी बॉन्ड नहीं बनाते। मैम यहाँ लूज तक किया इसने। हाँ दोबारा से ही कर बता रही हूँ, नो प्रॉब्लम। इतनी स्ट्रक्चर सभी को आती है ऑक्सीजन तक की, या इसमें भी डाउट है? ऑक्सीजन मैम तक एक बार बता दो मैम। हाँ ठीक है ठीक है, चलो फिर मैं सारा ही मॉलिक्यूल एक बार दोबारा से बना देती हूँ। शायद आपने कोवलेंट बॉन्ड में इसकी स्ट्रक्चर को ना बहुत अच्छे से नहीं देखा आज। रुको, सबसे पहले O2 बनाओ। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 6 कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, Yes. ma'am. ठीक है बेटा, दूसरे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास हो गए। अब क्या होगा बच्चा जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में, ये बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बना O2। अब O2 क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस तो मैम। इसमें है 2 पेयर शेयर्ड और ये है लॉन पेयर। कितने लॉन पेयर है इसमें? 4 लॉन पेयर। और 2 क्या है इसमें? बॉन्ड पेयर। बीपी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर और एलपी का मतलब होता है लॉन पेयर। ठीक है, आप देखो कि एक ओजोन कैसे बना। मैंने थोड़ा इसको इस ओरिएंटेशन में लिख दिया है, बट दिस इज अ सेम स्ट्रक्चर। एवरीबॉडी प्लीज बी ऑन म्यूट। अब क्या होगा बेटा, ये जो आपके पास ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन के केस में देखो, ये एक ऑक्सीजन और है। अब इस ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास। अब इस ऑक्सीजन को चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इस ऑक्सीजन के पास पड़ा है ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या क्या करता है कि ये जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसको इस ओरिएंटेशन में लिख दे ऐसे। तो ये क्या करता है कि ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आ जाएगी, O डबल बॉन्ड O, इस पे कितने पेयर? 1 2, और इस पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। अब इस पे एक पेयर। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये कहाँ पे आ गए? इस बॉन्ड में आ गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे शो कर दिए? इस बॉन्ड में शो कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो जरा सभी का। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 1 2 3 4 5 6। मैं सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के गिन रही हूँ, कोई चार्ज नहीं। 1 2 3 4 5। अब यहां से हाफ हाफ गिनोगे ना दोनों का, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 1 2 3 4 5 6, एक यहां से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी पे चार्ज आएगा या नहीं, उसके लिए उसके इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4। इन डबल बॉन्ड में आधे इसके हैं आधे इसके हैं, तो हम इसके देखेंगे सिर्फ 2। 1 2 3 4 5 6, आधे देख लिए। तो 6 ही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन के, सो कोई चार्ज नहीं। अब ये बॉन्ड बन गया तो इसमें भी आधे आधे हैं दोनों के। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हुए तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि इसमें नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। इसके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ से 7, तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज हाउ द ओजोन इज फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड इज अ डेटिव बॉन्ड। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay, very good. Yes, ma'am. So this is how we have formed the 3 types of a bond today: ionic bond, covalent bond, and the coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond is a type of a storage. और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या होता है ना बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो कि वो कोवलेंट है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये कोवलेंट बॉन्ड ही लगता है, शेयरिंग ही। चलो कुछ इसके क्वेश्चंस लेते हैं ताकि चेक करें कि आपको क्या समझ में आया है। So the first question is, in the N2 molecule,
total number of bond pair and lone pair are respectively. The first option is a 2 bond pair, 3 lone pair. Second option is a 3 bond pair, 2 lone pair. Third option is a 3 lone pair, 3 bond pair. Fourth option is a 2 lone pair and 2 bond pair. Let's check it out. A. वो तो बेटा आप पोल में बताओगे ए है या बी है. बच्चा, is the poll appearing to you? Can you see the poll on your screen? Yes, ma'am. Okay, then try to submit your answer. Everybody has to participate. मैम पोल शो नहीं हो रहा. बेटा जिसको Yes, ma'am. ओके ओके, नो इशू. जिसको पोल अपीयर नहीं हो रहा है स्क्रीन में या सबमिट नहीं हो रहा है वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है. रेस्ट जिनका सबमिट हो रहा है इट्स ओके. Okay, I have ended the poll. See what the answer you people had given. Okay, काफी 13 student है, 13 students have given the correct answer. Let's check it out. बेटा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का क्वेश्चन आपको दिया था. अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी आपको पढ़ाया था. और इतने आपके पास लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर्स आर देयर. तो पहले लिखा हुआ था नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड पेयर आर देयर एंड 2 है इसमें लॉन पेयर. तो 2 लॉन पेयर, तो द करेक्ट ऑप्शन इज अ बी. ओके, 13 students out of the 42 have given the correct answer. Now the second question is, the charge on the Mg and the Cl in the MgCl2 is, A option is +2 -2, B option is +2 -1, C option is -1 plus minus. एक को प्लस कर देते हैं फर्स्ट वाले को, दूसरे को पिछले वाले को माइनस कर देते हैं. रिस्पेक्टिवली में ही आंसर दोगे आप. +1 and -2 and D is +1 and +2. So I have shared the another poll. Try to submit the answer.
Yes, to option 1 and the option 2. इसमें confusion हो रहा है. Let's end the poll. Share the result with you. 12 students हैं जिन्होंने correct answer दिए. Let's check it out. मैंने आपको क्वेश्चन में mg और cl पूछा है बेटा. आप लोगों ने ना इसमें 2 cl पे चार्ज कैलकुलेट कर दिया है. MgCl2 में मैग्नीशियम पे जो चार्ज था वो +2 है. I have asked for the 1 chlorine, तो the chlorine पे चार्ज -1 है, तो B is a correct option. जिन बच्चों ने A चार्ज लगाया उन्होंने 2 क्लोरीन का चार्ज कैलकुलेट कर दिया. अगर लिखा होता 2Cl तो भी आपके पास 2 times -1 आता, क्योंकि -2 तो कभी चार्ज क्लोरीन पे होता ही नहीं है. तो B is a correct option. चलो बेटा, लास्ट क्वेश्चन. द नेचर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन BF3 and NH3 is, A option is a covalent, या पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट. बी ऑप्शन इज द कोवेलेंट. सी ऑप्शन इज अ आयोनिक. डी ऑप्शन है कि इनमें कोई बॉन्ड बनता ही नहीं है, नन. लेट्स ट्राई द पोल. लो बेटा जी, थर्ड क्वेश्चन का पोल आई हैव जनरेटेड. ट्राई टू सबमिट योर आंसर. करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में जिन बच्चों ने रिप्लाई किया. Okay, I'm ending the poll. Let's check it out. Share the result, बच्चा. 9 students in the class जिन्होंने ये सही आंसर दिया. तो करेक्ट आंसर इज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट ऑप्शन. उसका रीजन ये है कि अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. BF3 में बोरॉन के पास एम्प्टी और बाइटल है. इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा. थैंक यू वेरी मच. आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड रिवाइज करना है, इसकी और एग्जांपल्स देखनी है. नेक्स्ट क्लास में विल फॉलो वो आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड. जैसे आज आपका क्वेश्चन भी था ना कि मैम कैसे पता लगाएंगे कि कोवलेंट है या आयनिक है. ऑन दैट पार्ट वी विल प्रोसीड. ओके. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am.